नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विंटर सेशन सिर्फ एक रस्म नहीं, भारत ने डेमोक्रेसी को जिया है। डेमोक्रेसी का जोश और उत्साह बार बार इस तरह से दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी में भरोसा और भी मजबूत होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस विंटर सेशन में सभी पार्टियों से गुजारिश करता हूं कि हार का डर बहस का मैदान न बने। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमें देश के लोगों की जिम्मेदारी और उम्मीदों को बहुत बैलेंस और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, साथ ही भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें, अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सकें ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। हाल में ही समाप्त हुए 2 चरणों वाले विधानसभा चुनाव के बाद यह सेशन नई सरकार के विधायी कामकाज की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। यह सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र का पहला दिन है। इसमें सबसे पहले नए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। पटना बिहार विधानसभा की कार्रवाई के लिए प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा पहुंचे। प्रोटेम स्पीकर का प्रभारी सचिव ख्याति सिंह ने बुके देकर स्वागत किया। इधर सीएम नीतीश कुमार भी विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार का दोनों उप मुख्यमंत्री और एनडीए के विधायकों ने स्वागत किया। संसद सत्र के बीच इंडिया ब्लॉक की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बुलाए गए इस बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो बैठक में संसद के अंदर सरकार के रुख, ताजा राजनीतिक हालात और संयुक्त विपक्ष की आगे की कार्रवाई पर विस्तृत बातचीत हुई। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही तय करने की बात दोहराई। खड़गे ने कहा कि देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक मिलकर जनता की बात संसद में मजबूती से उठाएगी। मीटिंग के बाद वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष का रुख और भी सख्त होगा। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में 2 सरकारी बसों का भीषण एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसमें कम से कम 11 लोगों के मौत की पुष्टि की है और लगभग 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों बसों के बीच इतनी भयानक टक्कर हुई कि कई यात्री बसों के अंदर ही फंसे रह गए। स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला गया। इमरजेंसी टीमों ने उन्हें बाहर निकाला। हादसा रविवार को हुआ है और शिवगंगा जिले के तिरुपथूर के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि एक बस कराईकुड़ी जा रही थी, जबकि दूसरी बस मदुराई से वापस आ रही थी। इसी दौरान दोनों की आपस में टक्कर हो गई। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएं। पीएमएनआरएफ की हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि इस फंड से दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह की वजह से भीषण तबाही मची है। पहले तेज तूफान, फिर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से श्रीलंका में 330 से ज्यादा मौत हुई है। वहीं 200 ज्यादा लोग लापता है, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रही है, लेकिन तबाही की वजह से रेस्क्यू मुश्किल हो रहा है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने दावा किया है कि 200 से ज्यादा लोग लापता है। 20,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान की वजह से 1 लाख लोगों को शहर के अलग अलग शहरों में सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। श्रीलंका में दितवा की वजह से देश का 1/3 हिस्से में बिजली और पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। देश में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। श्रीलंका अपने इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार बम विस्फोट में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के सिलसिले में सोमवार को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिले में 8 स्थानों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों के अनुसार एनआईए एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है और इसके तार इस विस्फोट से जुड़े हो सकते हैं। एनआईए की टीमों ने पुलवामा के कोइल, चांदगाम, मलंगपोरा और संबूरा में भी छापेमारी की। ये सभी स्थान ऐसे व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं जिन पर दिल्ली कार विस्फोट में शामिल लोगों के साथ संबंध रखने का संदेह है। एजेंसी ने डॉक्टर आदिल अहमद राथेर के आवास की भी तलाशी ली। राथेर की चल रही जांच के तहत नवंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उसे गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार को भयानक रूप ले बैठा।
एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और कुल्हाड़ी और डंडे से हुए इस हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस ने 7 आरोपियों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की। टीकमगढ़ जिले के जोतारा ब्लॉक के सिमरा खुर्द गांव में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने अचानक ही हिंसक रूप ले लिया। पारिवारिक झगड़े में 7 लोगों ने मिलकर परम लोधी, चतुर लोधी और बलराम लोधी पर कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया। गंभीर चोट के कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में सिर्फ 3 लोगों की ही जान नहीं गई, बल्कि परिवार के करीबन आधा दर्जन सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में अक्टूबर से शुरू हुआ सांसों पर संकट अभी भी बरकरार है। साथ ही राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। हालांकि इसमें कुछ सुधार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार सोमवार की सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी के नजदीक है। सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी और खराब हो गई और AQI बहुत खराब कैटेगरी के करीब पहुंच गया। इससे ठीक एक दिन पहले रविवार को तेज हवाओं ने 16 दिनों में पहली बार एयर क्वालिटी को बहुत ही खराब से खराब श्रेणी में ला दिया था। आनंद विहार इलाके में AQI 325, अलीपुर में 285, ITO में 310, बवाना में 339, बुराडी में 305 रिकॉर्ड किया गया है। और दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब देहरादून जाने के लिए 6 से 7 घंटे नहीं बल्कि महज 2.5 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। 1 महीने पहले ट्रांसमिशन लाइन की परेशानी के चलते हुई इस देरी के बाद अब एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन रविवार रात से शुरू कर दिया गया। इसके लिए गीता कॉलोनी से बैरिकेडिंग हटाए गए हैं और एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां दौड़ने लगी है। दिल्ली से देहरादून की दूरी 210 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसलिए लोग देहरादून जाने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा को अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर 11,868.6 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली वालों को ट्रैफिक जैम की परेशानी से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कश्मीर घाटी में सोमवार को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और सुबह दृश्यता बाधित रही। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 5 दिसंबर तक ज्यादातर शुष्क रहने की उम्मीद है। कोई वर्षा होने का अनुमान नहीं है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जो पिछली रात की तुलना में थोड़ा गर्म था। दिन का सबसे ठंडा तापमान फिर से जोजिला दर्रे से में दर्ज किया गया, जहां पारा 0 से 16.0 डिग्री सेल्सियस नीचे स्थिर बना रहा। उधर मामूली सुधार के बावजूद घाटी के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सुबह कोहरा और ठंड जारी रहा। अधिकारियों ने कहा कि लगातार शुष्क मौसम के कारण रात के तापमान में और गिरावट आ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां साफ आसमान सूर्यास्त के बाद तेजी से ठंडक देता है। दक्षिण कश्मीर में कांजीगुंड में तापमान 0 से 1.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पास के पहलगाम में तापमान 0 से 0.4 डिग्री नीचे रहा। कोकेरनाग में 0.2 डिग्री पर तुलनात्मक रूप से गर्म था। हालांकि उत्तरी कश्मीर अधिक ठंड रहा। कुपवाड़ा में तापमान 0 से 3.2 डिग्री नीचे और पंपोर में भी 0 से 3.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दितवार रविवार देर रात कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया।
चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार सुबह यह सिस्टम उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तट से केवल 20 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर रहेगा और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। तमिलनाडु में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई तो 149 जानवरों की जान भी चली गई। आज पुडुचेरी में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। साइक्लोन दितवा के चलते बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हुई। तूतीकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मलयादुथुराई में करंट लगने से 20 साल के युवक की जान चली गई। इसके अलावा 149 मवेशियों की भी मौत हुई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी राज्य तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।